दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स में आखिर क्या रिलेशन है? क्या ये तीनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म्स हैं? और आखिर क्रोमोसोम्स ही क्यों माता पिता के गुणों यानी हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है? आइए आज 3D एनिमेशन की मदद से क्रोमोसोम्स की अद्भुत दुनिया को समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की खोज कैसे हुई। देखिए, सन 1879 में जर्मन वैज्ञानिक वाल्दियर फ्लेमिंग ने सेल डिवीजन का स्टडी करते समय पहली बार इन धागेनुमा संरचनाओं यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को स्पष्ट रूप से देखा। बाद में 1888 में जर्मन साइंटिस्ट हेनरिक वाल्डियर ने इन्हें क्रोमोसोम्स नाम दिया। यह वर्ड दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, क्रोमा जिसका अर्थ होता है कलर यानी रंग, और सोमा जिसका अर्थ होता है बॉडी, यानी क्रोमोसोम का अर्थ हुआ कलर बॉडी, क्योंकि ये विशेष स्टेन से आसानी से रंग जाते हैं और माइक्रोस्कोप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब सवाल आता है, आखिर क्रोमोसोम्स क्या होता है? देखिए, क्रोमोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई एक अत्यधिक सघन यानी हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। इसी में किसी जीव की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहती है। इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के आधार पर हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग, स्किन का रंग, ब्लड ग्रुप और शरीर के अनेक हेरिडेटरी कैरेक्टर्स यानी आनुवंशिक लक्षण अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि क्रोमोसोम्स को कैरियर ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझिए। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एक ही डीएनए के अलग अलग फॉर्म्स हैं। जब सेल नॉर्मल अवस्था यानी इंटरफेज में होता है, तब डीएनए क्रोमैटिन के रूप में लूजली पैक्ड रहता है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होती है, यही क्रोमैटिन धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। और जब सेल डिवीजन समाप्त हो जाती है, तो यही क्रोमोसोम्स फिर से खुलकर क्रोमैटिन बन जाता है, यानी इंटरफेज में क्रोमैटिन और सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या क्रोमोसोम्स हमें हमेशा दिखाई देता है? उत्तर है नहीं। देखिए, सामान्य अवस्था यानी इंटरफेज में डीएनए क्रोमैटिन के रूप में फैला रहता है, इसलिए अलग अलग क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होती है, विशेषकर प्रोफेज में क्रोमोसोम्स स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए वहां एक मेन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है जिसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कहा जाता है, और यह न्यूक्लियाइड रीजन में पाया जाता है। अब जानते हैं कि क्रोमोसोम्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इसका सबसे पहला फंक्शंस जीव की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना है। सेकंड, माता पिता के हेरिडेटरी कैरेक्टर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। थर्ड, हजारों जीन्स को अपने अंदर व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड रखना। फोर्थ, सेल डिवीजन के समय जेनेटिक मटेरियल का समान रूप से वितरण यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना, ताकि बनने वाली प्रत्येक नई सेल को समान जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। इसी कारण क्रोमोसोम्स जीवन की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब सवाल आता है, आखिर क्रोमोसोम्स दिखता कैसे है? देखिए, जब सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स पूरी तरह कंडेंस हो जाता है, तब यह नॉर्मली एक्स शेप जैसा दिखाई देता है। लेकिन यह एक्स शेप वास्तव में किन भागों से मिलकर बनी होती है, आइए एक एक करके समझते हैं। एक सामान्य क्रोमोसोम्स में मुख्य रूप से क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, टेलोमियर, पी आर्म और क्यू आर्म पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रोमैटिड की। देखिए, जब सेल डिवीजन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तब एक क्रोमोसोम्स की दो बिल्कुल सेम कॉपीज बन जाती है। इनमें से प्रत्येक प्रति यानी कॉपी को क्रोमैटिड कहा जाता है। क्योंकि दोनों ही एक ही डीएनए की समान कॉपीज होती है, इसलिए इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझिए। डीएनए रेप्लिकेशन होने से पहले एक क्रोमोसोम्स में केवल एक क्रोमैटिड होती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन पूरी होने के बाद उसी क्रोमोसोम्स में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाती हैं, जो सेंट्रोमियर द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। सेल डिवीजन विशेषकर एनाफेज स्टेज में यही सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होकर दोनों नई सेल्स में पहुंच जाती है। यही प्रोसेस सुनिश्चित करती है कि बनने वाली प्रत्येक नई सेल्स को समान जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। अब समझते हैं सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स का संकरा यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड भाग होता है, जहां दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ी रहती हैं। लेकिन यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, काइनेटोकोर। देखिए, अक्सर स्टूडेंट सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सेंट्रोमियर एक विशेष डीएनए रीजन है, जबकि काइनेटोकोर सेंट्रोमियर के ऊपर बना हुआ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है।
यहीं पर स्पाइंडल फाइबर्स आकर जुड़ती है और सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को दोनों ध्रुवों यानी पोल्स की ओर खींचती है। यही काइनेटोकोर सही से कार्य न करे तो क्रोमोसोम्स का समान वितरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं टीलोमेयर की। देखिए, टीलोमेयर क्रोमोसोम्स के दोनों सिरों यानी एंड्स पर पाए जाने वाला एक विशेष डीएनए रीजन होता है। इनका मेन फंक्शन क्रोमोसोम्स के सिरों को टूटने, आपस में जुड़ने और क्षतिग्रस्त होने से बचाना है। हर बार सेल डिवीजन होने पर टीलोमेयर थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। इसी कारण टीलोमेयर को सेलुलर एजिंग से भी जोड़ा जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में एक विशेष एंजाइम्स जिसे टीलोमेरेज कहते हैं, कुछ कोशिकाओं में टीलोमेयर की लंबाई को बनाए रखने में सहायता करता है। विशेष रूप से स्टेम सेल्स, जर्म सेल्स और अधिकांश कैंसर सेल में टीलोमेरेज अधिक एक्टिव पाया जाता है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स आर्म्स की। देखिए, सेंट्रोमेयर के ऊपर वाला छोटा भाग पी आर्म कहलाता है। यहाँ पी का अर्थ है पटिट यानी शॉर्ट, जबकि नीचे वाला लंबा भाग क्यू आर्म कहलाता है। अब पूरे क्रोमोसोम्स चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। देखिए, क्रोमोसोम्स की खोज वाल्दियर फ्लेमिंग ने की थी, जबकि क्रोमोसोम्स नाम हेनरिक वाल्दियर ने दिया था। क्रोमोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इंटरफेज में डीएनए क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है, जबकि सेल डिवीजन के समय यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद एक क्रोमोसोम्स में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है। नेक्स्ट, सेंट्रोमेयर दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़ता है। नेक्स्ट, काइनेटोकोर पर स्पाइंडल फाइबर्स जुड़ती है। नेक्स्ट, टीलोमेयर क्रोमोसोम्स के सिरों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट, टीलोमेरेज कुछ सेल्स में टीलोमेयर की लंबाई बनाए रखने में हेल्प करता है। पी आर्म छोटी होती है और क्यू आर्म बड़ी भुजा होती है। तो आज हमने क्रोमोसोम्स का पूरा बेसिक्स यानी फाउंडेशन समझ लिया। यह क्या है, कैसे बनता है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं और ये सभी भाग सेल डिवीजन में क्या भूमिका निभाते हैं। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट अध्याय बाकी है। क्या सभी क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं? ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इन सभी कॉन्सेप्ट को हम अगली वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।